दिल्ली के भारत मंडपम में अब से थोड़ी देर में शुरू होगा बीजेपी का अधिवेशन। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को दिया जाएगा अंतिम रूप। पीएम मोदी पार्टी को देंगे जीत का मंत्र। आज फिर इतिहास रचने की तैयारी में इसरो। शाम 5:30 बजे श्रीहरिकोटा से इनसैट 3DS का होगा प्रक्षेपण। मौसम और आपदा संबंधी चेतावनी का सटीक पूर्वानुमान लगाने में मिलेगी मदद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी आज। ईडी के समन को बार बार नजरअंदाज करने पर अदालत ने किया है तलब। दिल्ली की तरफ बढ़ने की किसानों की कोशिश को हरियाणा पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने किया नाकाम। शंभू बॉर्डर पर ड्यूटी पर तैनात एसआई का हार्ट अटैक से निधन। कल शाम 6 बजे सरकार के साथ होगी चौथे दौर की वार्ता। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा संदेश खाली हिंसा का मामला। कोर्ट की निगरानी में सीबीआई या एसआईटी से जांच और बंगाल से बाहर केस ट्रांसफर की मांग वाली याचिका सुनने के लिए राजी हुआ अदालत। आज जैसलमेर में दिखेगा भारतीय वायुसेना का दम। वायु शक्ति युद्धाभ्यास में तेजस और राफेल समेत मिराज और सुखोई दिखाएंगे अपना पराक्रम। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर अदालत ने लगाया $355 मिलियन का जुर्माना। वित्तीय रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी करने का है मामला। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसका उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी ने इस बार चुनाव में बीजेपी के लिए 370 सीट और एनडीए के लिए 400 पार का लक्ष्य दिया है और उसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी इस अधिवेशन में अपने तमाम पदाधिकारियों के साथ मंथन करेगी। अगले 2 दिन तक यहां पर मोदी सरकार की उपलब्धियों और चुनाव के दौरान आने वाली चुनौतियों पर बातचीत की जाएगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल होंगे। इस अधिवेशन में 2 प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। बीजेपी के देश भर से 11,500 कार्यकर्ता इसमें शामिल हो रहे हैं, जिसमें पार्टी के सभी सांसद, विधायक, राष्ट्रीय और राज्य के प्रमुख पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, ये सब शामिल हैं। बैठक स्थल पर पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार की 10 वर्ष की उपलब्धियों पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। भारतीय जनता पार्टी उस हिसाब से काम कर रही है। जो जीती है उसकी मार्जिन और बढ़ाए जाने के लिए और जो हारी है उसको जीतने के लिए हमारी रणनीति बन रही है और ये हमारा जो राष्ट्रीय परिषद की आज जो बैठक हो रही है वो उस संकल्प को और मजबूत करेगी। और आपको बता दें कि आज शाम 5:35 पर GSLV F-14 इनसैट 3DS मिशन को प्रक्षेपित किया जाएगा। श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किए जाने वाले GSLV मिशन का लक्ष्य इनसैट 3DS मौसम उपग्रह को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में तैनात करना है। ये पृथ्वी की सतह पर निगरानी करने और विभिन्न वर्णक्रमीय चैनलों में समुद्री अवलोकन के लिए सुसज्जित और मौसम संबंधी विश्लेषण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 17 फरवरी को इनसैट 3DS अंतरिक्षयान को लॉन्च करेगा। इसरो के 16वें GSLV मिशन का उद्देश्य वायुमंडल के विभिन्न मौसम संबंधी मापदंडों की वर्टिकल प्रोफाइल प्रदान करना है। साथ ही डेटा संग्रह प्लेटफॉर्म से डेटा संग्रह और डेटा प्रसार क्षमताएं प्रदान करना और उपग्रह की सहायता से खोज और बचाव सेवाओं का भी दावा करना इसका काम है। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक 3 चरण वाला 51.7 मीटर लंबा लॉन्च व्हीकल है, जिसका लिफ्ट ऑफ द्रव्यमान 420 टन है। पहले चरण में एक ठोस प्रणोदक मोटर शामिल है, जिसमें 139 टन प्रणोदक और 4 पृथ्वी भंडारण योग्य प्रणोदक चरण L40 स्ट्रैप ऑन है, जिनमें से प्रत्येक में 40 टन
तरल प्रणोदक होता है। दूसरा चरण GS2 भी 40 टन प्रणोदक से भरा हुआ एक पृथ्वी भंडारणीय प्रणोदक चरण है। तीसरा चरण क्रायोजेनिक चरण है, जिसमें तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन की 15 टन प्रणोदक लोडिंग होती है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित GSLV F-14 इनसैट 3DS मिशन को मौसम की भविष्यवाणी और आपदा चेतावनी के लिए उन्नत मौसम संबंधी टिप्पणियों और भूमि और महासागर की सतहों की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। वर्तमान में चालू इनसैट 3D और इनसैट 3DR उपग्रहों के साथ साथ मौसम विज्ञान सेवाओं को भी ये उपग्रह बेहतर बनाएगा। उपग्रह को तैयार करने में भारतीय उद्योगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनसैट 3DS उपग्रह भू स्थिर कक्षा से तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह का अनुवर्ती मिशन है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के विभिन्न विभागों जैसे भारत मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र और विभिन्न अन्य एजेंसियां और संस्थान बेहतर मौसम पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए इनसैट 3DS उपग्रह डेटा का उपयोग करेंगे। डीडी न्यूज के लिए आयशा खानम की रिपोर्ट। और आपको बता दें कि दिल्ली के भारत मंडपम में अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी का अधिवेशन शुरू होने वाला है। उस पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी पूरी तरह से जुट गई है और उसके लिए तमाम लगातार कार्यक्रम हम देख रहे हैं। उसी दिशा में ये अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 400 पार का जो लक्ष्य है उसके लिए दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। देखिए, निश्चित तौर पर देश भर से बीजेपी कार्यकर्ता, नेता, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, विधायक, पूर्व सांसद वो यहाँ पर आ रहे हैं, नगर पालिका अध्यक्ष। तो ऐसे में सीधा संदेश दिया जाएगा और राज्यवार हम जानते हैं बीजेपी ने पूरी तैयारी की है। जो विस्तार को जो नियुक्त किए गए हैं उनको भी यहाँ बुलाया गया है। हम जानते हैं कि कुछ लोकसभा मिलाकर पार्टी विस्तारकों की नियुक्ति की गई है। तो ये एक पूरी तैयारी है। यहाँ से एक संदेश जाएगा कि मोदी सरकार ने जो उल्लेखनीय काम किया है वो जनता तक जो पहुंच रहा है उसको कैसे और आगे बढ़ाना है, कैसे उस बारे में लोगों को बताना। इसलिए मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उद्घाटन किया है। यहाँ अब से थोड़ी देर बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक में शामिल होने, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम जो केंद्रीय नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और हम देख रहे हैं कि देश और प्रदेश से तमाम नेता यहाँ पर आ भी रहे हैं। ये गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं, एक एक करके यहाँ पर नेता उतर रहे हैं जिनका स्वागत किया जा रहा है। तो उस तरह से पूरे एक भव्य माहौल में और उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी की ये राष्ट्रीय अधिवेशन भारत मंडपम में रखा गया है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्वागत के लिए इस वक्त एक अद्भुत माहौल है। भारतीय जनता पार्टी की उत्साह का जो उत्साह है वहाँ पर दिखता है। शैलेंद्र, जिस तरह से हमने देखा है कि 2047 तक विकसित भारत का एक लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार प्रयास हो रहे हैं। आज जो बैठक होगी, आज और कल 2 दिन, उसमें 2 प्रस्ताव भी पारित होने हैं। क्या कुछ इन प्रस्तावों में है? देखिए, आर्थिक और सामाजिक प्रस्ताव, तो जिस तरह से विकास हो रहा है आर्थिक स्तर पर हमने देखा कि हम दुनिया की 5वीं सबसे जो प्रमुख अर्थव्यवस्था है उसमें शामिल हो गए हैं। और सांस्कृतिक विकास, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है भगवान रामलला की, और हमने देखा है कि जो तमाम जगहों पर जो जिस तरह से धार्मिक स्थलों का विकास हुआ है, वहाँ पर जो बुनियादी सुविधाएं हैं बेहतर हुई हैं, कैसे हम अंतरिक्ष में जो हमारी सफलताएं हो रही हैं उसका जिक्र है, कैसे हम अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, उन सबका जिक्र है। तो सामाजिक विकास, आर्थिक विकास के साथ साथ जो खास उपलब्धियां हैं उस सब का जिक्र इन 2 प्रस्तावों में हो सकता है। इन 2 प्रस्तावों का मुख्य तौर पर किन किन मुद्दों का जिक्र होगा वो स्पष्ट तौर पर संकेत दिए जा चुके हैं कि आर्थिक उपलब्धियां होंगी, भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो उसका भी जिक्र हो सकता है। इसके साथ ही साथ तमाम जो अन्य उपलब्धियां हैं, अंतरिक्ष में जो उपलब्धियां हैं, जो सामाजिक कल्याण की योजनाएं हैं, जानते हैं किसान सम्मान निधि हो या फिर तमाम अन्य योजनाएं, उनका खासतौर पर जिक्र हो सकता है। किस तरह से करोड़ों लोगों को घर मिला है। तो इस वक्त पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश देना है कि देखिए
उल्लेखनीय काम हुए हैं, ऐतिहासिक काम हुए हैं बीते 10 वर्षों में, इसे जनता के बीच ये बताना है और जनता को जो बताना है उसका एक संदेश यहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समापन संबोधन होगा और उसकी बड़ी प्रतीक्षा हो रही है। कल जब रविशंकर प्रसाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता उनसे बात हो रही थी, उन्होंने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। उन्होंने कहा कि मीडिया के साथ साथ जो बीजेपी के जो नेता हैं उनको भी प्रतीक्षा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब मार्गदर्शन मिलेगा राष्ट्रीय अधिवेशन में। बिल्कुल, कोशिश यही है कि अगर 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है तो बीजेपी को जिताकर लाना ही होगा, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि बीते कुछ वर्षों में जिस प्रकार से प्रयास हुआ है कि संस्कृति को भी साथ में लेकर चला गया है, विकास को भी साथ में लेकर चला गया है, संस्कृति और विकास का जो संगम जो देखने को मिल रहा है वो असल भारत की तस्वीर है। निश्चित तौर पर, और यही ये भारत आप देखते हैं जब आप हम अपने कैमरामैन योगेश से कहेंगे कि दिखाएं किस तरह से एक जो पारंपरिक तरीके से यहाँ पर स्वागत हो रहा है, जो यहाँ देश भर से जो बीजेपी के कार्यकर्ता आ रहे हैं और जो राष्ट्रीय अधिवेशन का ये जो द्वार है जहाँ से भारत मंडपम में तमाम देश भर के कार्यकर्ता जहाँ से प्रवेश द्वार है, वहाँ पर भी आप देखिए कि भव्य राम मंदिर का दृश्य है। आप देखिए कि यहाँ पर जो रक्षा क्षेत्र में उपलब्धियां उनका जिक्र है, मेट्रो दिखाई गई है, किसान दिखाए गए हैं और इस तरह से आप देखिए कि जो उपलब्धियां हैं मोदी सरकार की उनका जिक्र किया गया। और अपने कैमरामैन से कहेंगे यहाँ पर जो स्वागत के लिए जो पारंपरिक तरीके से जो नृत्य हो रहा है वो भी दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। ये भारत की जो संस्कृति है उसकी भी एक झलक दिखाई देती है। बिल्कुल, और देखिए जो तमाम सारी योजनाएं हैं बीजेपी की, बहुत सारी योजनाएं हैं जो आमजन को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच हो सके, उन तक तमाम विकास की योजनाओं का फायदा मिल सके। तमाम सारी योजनाएं हैं, चाहे उज्ज्वला योजना ले लीजिए, आवास योजना ले लीजिए, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो आम जन से जुड़ी हुई हैं, आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के उससे जुड़ी हुई हैं। और इसीलिए एक कोशिश ये भी है कि उन योजनाओं के बारे में जागरूकता फैले, लोग जाने, लोग समझें और उन योजनाओं का सही तरीके से लाभ उठा सके। बिचौलिया जो है वो बिचौलियों की जो खेल है वो बंद हो सके, और उसके लिए अपने कार्यकर्ताओं को एक मंत्र देना कि आप जाइए और जन जन तक इस योजनाओं के बारे में जानकारी फैलाइए। देखिए, राज्यवार एक तरह से जो तैयारियां हैं बीजेपी करती रहती है और आगामी लोकसभा चुनाव पर भी अलग से चर्चा होगी। तो निश्चित तौर पर यह राजनीतिक कार्यक्रम है जिसमें उपलब्धियों पर का जिक्र तो होगा ही, लेकिन राज्यवार बीजेपी की क्या तैयारियां हैं, कैसे जो बीजेपी 2019 में सीट जीत नहीं पाई थी उस पर जीत हासिल करनी है। उत्तर प्रदेश में हमने बात की सूर्य प्रताप शाही से, उन्होंने कहा कि फोकस है उन सीटों पर ज्यादा, हालांकि सारी सीटों पर फोकस है, 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने का। तो आप सोचिए किस स्तर की तैयारी है कि जहां कसर 2019 में रह गई थी वो पूरी करनी है, यानी एक भी सीट ऐसी न रह जाए जहां पार्टी की संभावनाएं एक तरह से कमजोर हो जीतने की, ये पूरी कोशिश की जा रही है। थोड़ी देर पहले प्रहलाद पटेल उन्होंने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा जो कसर रह गई थी 2019 में वो 24 में पूरी करनी है। तो इस अधिवेशन में 2024 की जो तैयारियां हैं उस पर खास तौर पर चर्चा होगी कि आप मोदी सरकार की उपलब्धियों को गांव-गांव लेकर जा रहे हैं। उसमें बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का बहुत योगदान है, जिला अध्यक्ष यहाँ पर बैठक में आ रहे हैं, उनको संदेश दिया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है लोकसभा चुनाव, क्योंकि उसके ऐलान के लिए अब बहुत समय नहीं है। हम सब जानते हैं कि ये राष्ट्रीय अधिवेशन ठीक उसके पहले हो रहा है, तो ऐसे में 2024 का चुनाव बहुत फोकस में रहने वाला है। और वो एक झलक यहाँ पर दिखाई देती है जब राज्यवार नेता आ रहे हैं, अपने राज्य की बात कर रहे हैं। अगर विपक्ष शासित राज्य है तो आरोप लगा रहे हैं, संदेश खाली में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी सरकार पर बहुत गंभीर आरोप बीजेपी लगा रही है। हमने दिनेश त्रिवेदी से बात की, उनका कहना है कि राष्ट्रपति शासन जैसे हालात पश्चिम बंगाल में है, तो विपक्ष पर निशाना साधना और मोदी सरकार की उल्लेखनीय जो उपलब्धियां उनको जनता के सामने रखा, डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखना, उस पर हम देख रहे हैं बहुत फोकस है। और इन सब पर एक तरह से रणनीति के तहत क्षेत्रवार, राज्यवार जो चुनौतियां हैं, जो तैयारियां हैं, उस पर विस्तार से चर्चा होनी है। इसीलिए एक अलग से सत्र रखा गया है जिसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी, इस बात को स्पष्ट तौर पर बताया गया।
शैलेंद्र, हमने ये भी देखा है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफी अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं बीजेपी सरकार में। और कई और भी चीजें हैं जिनको लेकर काफी मुखर रही है बीजेपी सरकार। कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिन पर जो है और ज्यादा कदम बढ़ाने की जरूरत है? देखिए, 3 बातें हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी बहुत फोकस कर रही है। पहली बात यह है, बीजेपी ये कहती है कि जहां डबल इंजन की सरकार है, या जहां जानी राज्य में जहां बीजेपी की सरकार है वहां की कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है। वहां उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का उदाहरण दिया जाता है जहां पर बीजेपी यह दावा कर रही है कि अपराधी वहां राज्य छोड़कर तो चले गए हैं या तो जेल में हैं, और तमाम राज्यों में हम देख रहे हैं कि कठोर कार्रवाई अपराधियों पर हो रही है। दूसरी बात यह है कि राज्य स्तर पर जो इन्वेस्टर समिट हो रहे हैं उन राज्यों का आंकड़ा सामने रखा जा रहा है कि कैसे बीजेपी शासित राज्यों में ज्यादा निवेश आ रहा है, ज्यादा पूंजी निवेश हो रहा है, जो निजी उद्यमी है जो वो आकर्षित हो रहे हैं। जबकि पश्चिम बंगाल जैसे जो राज्य हैं जो पिछड़ रहे हैं, जो एक जमाने में अग्रणी राज्य हुआ करते थे, चूंकि वहां की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। तो ये जनता को बताने की कोशिश है कि देखिए, डबल इंजन सरकार में तमाम उल्लेखनीय काम हुए और केंद्र की जो योजनाएं हैं वो सीधे खातों में लाभार्थियों को जा रही हैं, बिचौलिए समाप्त हुए हैं। सिर्फ सामाजिक कल्याण की योजनाओं में ही नहीं, जो बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना है, चाहे आप हाईवे की बात हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, चाहे आप किसी बड़े हम जानते हैं कि हवाई अड्डे के विकास की आप देखें कि कितनी संख्या बढ़ गई है अब मोदी सरकार आने के बाद। अगर आप यूपीए सरकार से तुलना करें, आज हर राज्य में कम से कम एक हवाई अड्डा जरूर है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में तो आप देखें कि वाराणसी है, आप देखें ग्रेटर नोएडा में हवाई अड्डे की शुरुआत होने जा रही है, उस पर काम तेज से हो रहा है। तो इस तरह से तमाम उपलब्धियों को सामने रखा जा रहा है। तो चलिए, अब से थोड़ी देर में बीजेपी का ये अधिवेशन शुरू होने वाला है। आप इस पर अपनी नजर बनाकर रखिए। आगे फिर आपसे ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए संपर्क करेंगे। फिलहाल धन्यवाद शैलेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट साझा करने के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आबकारी मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। जी हां, सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से एडवोकेट रमेश गुप्ता पेश हुए। ईडी के 5 बार समन भेजे जाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। इसके बाद ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को पेश होने का निर्देश दिया था। अब ये सुनवाई 16 मार्च तक टल गई है। व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने से छूट मांगी है अरविंद केजरीवाल ने। तो शराब नीति में गड़बड़ी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है जिस पे अरविंद केजरीवाल जवाब देते नहीं बच रहे हैं। ईडी के सवालों से लगातार बचते हुए नजर आ रहे हैं। विकास सारथी हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, 5 बार के समन के बाद भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए केजरीवाल और फिर अपने व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगी है। बिल्कुल शैला, और आज का जो पूरी सुनवाई है वो जो अपेक्षित था वैसा ही हुआ। और अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज जुड़े और उन्होंने कहा कि वो कोर्ट आना चाहते हैं, लेकिन विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इसी कारण वो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि वो कोर्ट में विधानसभा सत्र पूरा होने के बाद, मार्च के पहले हफ्ते में ये सत्र पूरा हो जाएगा और उसके बाद वो कोर्ट में पेश हो जाएंगे। इसीलिए उनको फिलहाल व्यक्तिगत पेशी से छूट दी जाए। तो कोर्ट ने, जाहिर है कि जब भी इस तरह के मामले होते हैं, हमने पहले भी देखा है शैला की जहां पर विधानसभा या संसद का सत्र चल रहा होता है तो कोर्ट पेशी से छूट दे देती हैं आमतौर पर। और आज कोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट में भी यही देखने को मिला और इसीलिए 16 मार्च को कोर्ट ने ये अब अगली सुनवाई के लिए इस केस को लिस्ट किया है। लेकिन एक बात साफ है कि जब केजरीवाल ने यहाँ कोर्ट में ये कहा कि उनके पास वक्त नहीं है फिलहाल विधानसभा सत्र के चलते, तो ये भी स्पष्ट हो गया आज कि वो पूरी संभावना इस बात की है कि ईडी का जो नया समन आया था 19 फरवरी का, उस पर भी पेश नहीं होंगे, क्योंकि जब उन्होंने कोर्ट से एग्जेम्पशन मांग लिया तो वो यही दलीलें ईडी के सामने भी रखेंगे। तो अपेक्षित जो था वही उन्होंने आज किया। यानी कि एक चीज तो विकास देखिए साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है कि संलिप्तता तो है उनकी, तभी तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो पेश हो गए तो कहीं गिरफ्तार हो जाए। एक डर, एक तलवार तो उन पर लटक रही है और वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। देखिए, जहां तक राजनीतिक इस मुद्दे का पक्ष देखें तो उस पर आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि चीफ मिनिस्टर को निशाना बनाने के लिए ही ईडी
इस तरह के समन जारी कर रही है और वो खुद ये कह चुके हैं कि उनको गिरफ्तार करने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। ये हालांकि ईडी का ये कहना था कि ये जो पॉलिटिकल कमेंट्स हैं इसका जांच से कोई लेना देना नहीं है। बतौर मुख्यमंत्री इतने महत्वपूर्ण निर्णय जो हुए आबकारी नीति का, जिसमें कंपनियों का मुनाफा जो पहले 7% या उससे भी नीचे था उसको बढ़ा के 12.5% करने का जो निर्णय था, आखिर उसमें मुख्यमंत्री की क्या भूमिका थी? मुख्यमंत्री ने क्या उसको मंजूरी दी थी? उनके सामने जब ये पॉलिसी लाई गई उनका क्या रुख था? कैबिनेट के बाकी सदस्यों का क्या रुख था? ये सारी चीजें रिकॉर्ड पर लाने के लिए ईडी ये पूछताछ करना चाहती है। हालांकि खुद केजरीवाल लगातार ये कह रहे हैं कि उनको गिरफ्तार किए जाने के लिए ये पूरा एक तरीके से ये बुलाने की प्रक्रिया की जा रही है, समन भेजे जा रहे हैं। कोर्ट ने आज हालांकि देखिए किसी भी तरह की कोई टीका टिप्पणी नहीं की। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने जरूर कहा था कि 5 बार समन के बावजूद ना आना ये सरासर जो एक प्रक्रिया है, जांच की प्रक्रिया है, उसकी अवहेलना है, इसीलिए कोर्ट ने समन किए थे। लेकिन उसके बाद आप देखें कि विधानसभा का सत्र बुला लिया गया है, उसमें विश्वास मत का भी पहलू आ गया है कि उनको फ्लोर टेस्ट करना है। ये सारी चीजें जब कोर्ट के सामने रखी गई तो शैला ऐसे में कोर्ट के पास कोर्ट ज्यादातर मामलों में टकराव की स्थिति नहीं रखता है कि वो विधानसभा की किसी कार्रवाई को प्रभावित करे। तो इसीलिए कोर्ट ने जब आज उन्होंने छूट मांगी तो कोर्ट ने 16 मार्च तक की छूट दी, यानी अब 16 मार्च को कोई बहाना नहीं चलेगा और उन्हें पेश होना होगा। बिल्कुल 16 मार्च को कोई बहाना नहीं चलेगा, उन्हें पेश होना पड़ेगा। लेकिन विकास देखिए, हम जो इनकी राजनीति देखते रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, वो हर चीज में पारदर्शिता की हमेशा बात करते रहे हैं। हर चीज को लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, वीडियो भी जारी करते रहते हैं। लेकिन जब से उनका शराब नीति में नाम आया है, इसको लेकर वो चुप्पी साधे हुए हैं। इसे लेकर ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ना ही वो कोई वीडियो जारी करते हैं। तो इसे क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए उनका ये कहना है कि ये पूरी जो जांच चल रही है वो आम आदमी पार्टी को निशाना बनाने के लिए चल रही है और इसीलिए इसमें उनको भी लपेटा जा रहा है। लेकिन जब आप हाई कोर्ट के, निचली अदालतों के या कई बार सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला आया है अंतरिम जमानत को लेकर के मनीष सिसोदिया की, तो आप जब उसको देखें तो उसमें साफ तौर पर आबकारी नीति में व्यापक बदलाव किया गया जिसमें कंपनियों को फायदा पहुंचा है। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं कि जब कंपनियों का जो मुनाफा 7.5% होता था वो मार्जिन बढ़ा के 12% से ज्यादा किया गया। तो वो रिकॉर्ड्स पर दिखती है कि कंपनी का मुनाफा क्यों बढ़ाया गया। तो ये सारी बातें जांच के दायरे में है। ईडी लगातार ये कह रही है कि किकबैक्स आए हैं, इसमें उन कंपनियों ने 12.5% में से एक बड़ा हिस्सा वापस पॉलिटिकल पार्टी को फंड किया। आम आदमी पार्टी को फंड दिया गया गोवा के चुनाव के लिए, ये ईडी का आरोप है। ये सारी जांच चल रही है और इसमें आप ये भी देखें कि विधानसभा सत्र तो अभी पिछले हफ्ते ही निर्णय लिया गया है, उससे पहले 5 समन आए थे, तो उस वक्त ये दलील तो नहीं चलती थी कि विधानसभा सत्र चल रहा है। जाहिर है कि वो कुछ टाइम बाय जिसको करना कहते हैं, वो कुछ ऐसा कर रहे हैं कि कम से कम अभी फिलहाल उन पर ये जो पूछताछ की तलवार है ये 16 मार्च तक टल जाए, सत्र चलने तक टल जाए। उसके बाद अभी उनके पास कोई एक विकल्प मौजूद नहीं है। 16 मार्च को ना आने के लिए कोई नई व्यवस्था देते हैं, वो कोई नया कारण ले आए, वो 16 मार्च को ही पता चलता है। अच्छा, ये भी बताइए विकास के 16 मार्च को जो सुनवाई होगी वो प्रक्रिया में क्या कुछ होगा? देखिए, आज भी कोई बहुत भारी ऐसा कोर्ट का कामकाज नहीं था। इसमें जो सामान्य बात थी वो ये थी कि कोर्ट ये पूछता कि आप पिछले समन्स पर क्यों नहीं आए, आप किस तारीख पर कन्वीनियंट होगा आपके लिए इस इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने को लेकर के 19 फरवरी का, क्योंकि देखिए आप अगला ही ईडी ने भी एक स्टेप आगे जाते हुए 19 फरवरी के लिए एक समन भेज दिया था। यानी अगर आज केजरीवाल पेश होते और कोर्ट में पेश होते तो कोर्ट सीधे उनको कहता कि आप 19 फरवरी को ईडी के सामने पेश होइए अगर आपको कोई इनकन्वीनियंस नहीं है तो यहाँ पर कोर्ट में कोई बहुत लंबी चौड़ी सुनवाई या कार्रवाई नहीं हो रही है। कोर्ट सिर्फ इतना जानना चाहेगा कि आप अब तक पेश क्यों नहीं हुए। जाहिर है वो कहेंगे वो मुख्यमंत्री हैं, सत्र चल रहा था, तो कोर्ट ये उनसे पूछेगा कि नियरेस्ट कन्वीनियंट डेट क्या हो सकती है उनके लिए जिसमें वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहें। क्या वो कुछ शर्तें चाहते हैं कि उनके वकील को पेश रहने दिया जाए। ये सारी बातें कोर्ट तय करेगा। अंतिम में तो कार्रवाई ईडी को ही करनी है, पूछताछ ईडी को ही करनी है। चलिए विकास, हम अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं कि अरविंद केजरीवाल के वकील इस समय क्या कह रहे हैं। मन हुआ था कि आज वो व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हों, पर उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई कि उनको व्यक्तिगत रूप से एग्जामिशन किया जाए कोर्ट में आने के लिए, जो एप्लीकेशन स्वीकार कर ली गई। और ईडी के लॉयर लर्नड एएसजी राजू जी ने भी इस बात को अपोज नहीं किया और कहा कि उनको कोई आपत्ति नहीं है, उनको एग्जामिशन दे दी जाए। और 16 मार्च की अब 10:15 बजे की डेट लगी है। उस दिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो केजरीवाल जी पेश होंगे और जमानत उनकी होनी चाहिए।
तो सुना आपने अरविंद केजरीवाल के वकील को, वो बता रहे थे कि 16 मार्च तक के लिए सुनवाई टल गई है। 16 मार्च को ये दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि आबकारी मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई और अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो वीडियो कॉल के जरिए जुड़े और उन्होंने अपनी बात रखी और ईडी के 5 बार समन भेजे जाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से अभी तक पेश नहीं हुए हैं और इसीलिए अब 16 मार्च तक का उन्होंने समय मांगा है। 16 मार्च को दोबारा सुनवाई होगी और उसमें उम्मीद की जा सकती है कि अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे। फिलहाल अभी की बड़ी खबर यही है कि आबकारी मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल आज फिर व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत नहीं हुए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हेलो बेटा। मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूँगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2015 में आवास योजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में बहुत ही कम समय में लाखों घर बनाकर दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का मतलब सिर्फ गरीब परिवारों को पक्की छत देना नहीं, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की बजट को मिली बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी को दिसंबर 2024 तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 1.19 करोड़ से अधिक घरों को मिली मंजूरी। 113 लाख से अधिक घरों का निर्माण कार्य पूरा। 78.56 लाख परिवारों को मिली अपने अपने घरों की चाबियां। महिला सशक्तिकरण को मिला बढ़ावा। 22.77 लाख से अधिक श्रमिकों, कंडक्टर, रिक्शा चालकों को मिला प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। सरकार के अनूठे प्रयासों से असहाय परिवारों को मिली पक्की छत। प्रधानमंत्री मोदी का है ये सपना, सबका घर हो अपना। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि आज से बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हुआ है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने अधिवेशन में शामिल हो रहे पदाधिकारी सूर्य प्रताप शाही से खास बातचीत की। बीजेपी ने एनडीए के साथ मिलकर 400 से ऊपर का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने का दावा बीजेपी कर रही है लोकसभा चुनाव में। हमारे साथ हैं सूर्य प्रताप शाही जी, मंत्री हैं। सर, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में बहुत तैयारियां हो रही हैं, पूरे देश में तो हम देख रहे हैं कि 400 का एनडीए का लक्ष्य रखा गया। देखिए, उत्तर प्रदेश में जहां तक प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बहुत पहले से ही 80 की 80 सीटें जीतने के लक्ष्य को लेकर के काम कर रही है और उसी के अंतर्गत हम लोगों ने आजमगढ़ लोकसभा को और रामपुर लोकसभा को जीता था जो है। तो इस प्रकार से जो हमारा प्रयास है वो निरंतर आगे की ओर चल रहा है। और जब खड़गे साहब खुद कांग्रेस के जो हमारे नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
वो लोकसभा में कह चुके हैं कि अब की बार 400 के पार, तो 400 पार का तो होना जब कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया तो निश्चित रूप से हमारी जीत आगे होने वाली ही है। जो हारी हुई सीटें 2019 में, उस पर बहुत फोकस है। आज आप आजमगढ़ की बात कर रहे हैं, गाजीपुर, इस तरह की जो सीटें, सभी सीटों पर बराबर का फोकस है और सबको क्लस्टर बना करके, और भारतीय जनता पार्टी उस हिसाब से काम कर रही है। जो जीती है उसकी मार्जिन और बढ़ाए जाने के लिए, और जो हारी है उसको जीतने के लिए हमारी रणनीति बन रही है। और ये हमारा जो राष्ट्रीय परिषद की आज जो बैठक हो रही है वो उस संकल्प को और मजबूत करेगी। इस तरह से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर, यही वजह है कि तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की हर 80 जो सीट है, जो 80 सीट, उस पर फोकस किया जा रहा है। कैमरामैन योगेश के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और फिलहाल रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए डीडी न्यूज।